नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। इस वक्त 4:50 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर गूंज। बिहार चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कल दिन भर आप न्यूज 18 इंडिया के साथ रहे, ऐसा मैं कह सकती हूं कि स्क्रीन से चिपके रहे, क्योंकि कल नतीजों का जब दौर था तब वो जो धक-धक होती है नेताओं के दिल में, वो वोटर्स के दिल में भी थी, दर्शकों के दिल में भी थी। और उसके बाद नतीजा आ गया। जनता ने एनडीए को 202 सीटें देकर महागठबंधन को सिर्फ 35 सीटों पर समेट दिया। ये परिणाम था। अब परिणाम को फाइनल हुए करीब 20 घंटे हो चुके हैं दर्शकों, लेकिन विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के चेहरे तेजस्वी यादव अभी तक नतीजों पर कुछ भी कहने के लिए सामने आए ही नहीं। We did not see him. हाँ, कांग्रेस ने हार की वजह को तलाशने की जो कोशिश है वो शुरू कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे घर पर बैठक बुलाते हैं। राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, उनके साथ कई दूसरे नेता शरीक होते हैं। बैठक के बाद केसी वेणुगोपाल मीडिया के सामने आकर कहते हैं कि ये जो नतीजा बिहार से आया है वो हम सब के लिए अविश्वसनीय है। हमारी गठबंधन पार्टियां भी इस पर भरोसा नहीं कर पा रही है। हमारा डेटा हम जुटा रहे हैं और विस्तृत विश्लेषण इस वक्त कर रहे हैं। कांग्रेस के जो रणनीतिकार हैं वो सबके सब इस पूरे के पूरे मसले पर अब मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे। और बिहार के जो सियासी पंडित हैं नतीजों को जो अप्रत्याशित बता रहे हैं, उनसे आज मैं एक सवाल करना चाहती हूं। अगर कोई दीवार पर लिखी इबारत को ना पढ़ पाए तो दिक्कत दीवार पर लिखी इबारत में है, दीवार में है, या जो नहीं पढ़ पा रहा है उसकी आंखों में? ना जिसने लिखा है उसकी गलती, जो लिखा गया उसमें गलती नहीं, जिस दीवार पर लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो सामने वाला पढ़ नहीं पा रहा है दिक्कत उसमें है कि सामने जो नहीं पढ़ा जा रहा है। जिसने भी बिहार जाकर ईमानदारी से जनता के रुख को समझा, ईमानदारी से उनकी बातें सुनने की कोशिश की, उनके दिल के भीतर झांकने की कोशिश की, उन्हें बिहार के नतीजे जो हैं वो चौंकाने वाले नहीं लगे होंगे। चुनाव के वक्त हमारी टीम भी बिहार की नब्ज टटोल रही थी। 12 जिलों की हर जातिगत समीकरण वाली सीट पर हमने 2669 यानी 2669 किलोमीटर की यात्रा की। रट लिया है हमने इस बात। और जहां कहीं भी हमने लोगों से बातचीत की उससे एक बात स्पष्ट थी कि बिहार नीतीश बाबू के कामकाज से खुश है और वो चाहता है कि नीतीश बाबू कुछ और काम करें। उसको शिकायतें हैं, उसकी दिक्कतें हैं, वो भ्रष्टाचार से परेशान है, जो नौकरशाही है उससे परेशान है, अफसरशाही से परेशान है, लेकिन उसको विकास दिख रहा है। नीतीश और मोदी की जोड़ी पर उसे भरोसा है। कानून व्यवस्था से लेकर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिहार में है उस पर लोग इतराते हुए भी हमको दिखे। जो सेफ्टी बच्चियों को मिल रही है, माताओं को मिल रही है, बहनों को मिल रही है, घर की लड़कियों को और औरतों को मिल रही है, उससे चाहे वो एम हो के वाई हो के भूमिहार हो कि पिछड़ी जाति हो कि मुसहर हो कि मल्लाह हो, सबको इस बात से अफेक्ट उसने किया है। और वो खुश है कि हाँ, बाहर हमारी लड़की जा सकती है 6 बजे के बाद। उनकी आंखों की चमक बिहार के चुनाव का क्लाइमेक्स बता रही थी। हमारी बिहार यात्रा के दौरान जनता के दिल की बात आपको मैं दिखाती हूं और फिर आप तय कीजिएगा। क्या बिहार के नतीजों की कहानी ये बयान समझा नहीं रहे हैं? देखिए, नीतीश बाबू को जानती है? नीतीश बाबू को? हाँ, नीतीश बाबू के जानते हैं। कौन है? मोदी के जानते हैं। वो पसंद है आपको? हाँ, वही पैसा भेजा रहा है। हम अच्छा करेंगे, उनको हम वोट देंगे। हाँ। मोदी जी तो अभी अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हीं को तो वोट देंगे। जब आ रहे हैं सारे के सारे नेता, तो किसके मसल्स बनेंगे? यहाँ तो बीजेपी है, विजय कुमार सिन्हा। पैसा मिला सबको? हाँ? सबको मिला है। ठीक ठाक नीतीश कुमार ही कर रहे हैं। लेडीज के लिए तो बहुत सारा जॉब मिला है। हमको तो लगता है कि बीजेपी ही आएगा। पर
मोदी यहाँ नीतीश। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी को कोई भी मोदी है तो हम लोग इससे आगे ट्रम्प झुक गया। मोदी नीतीश, मोदी नीतीश, मोदी नीतीश ने तो रुकना ना करी। आपको किन के वादों पर भरोसा हो रहा है? नीतीश को दे दिया जाएगा। नीतीश कुमार। ये तो कुछ बयान हैं जो हमने आपको दिखाए और सुनाए हैं। ऐसे मेरे दिमाग में तो बहुत से बयान हैं और केवल महिलाओं के नहीं हैं, पुरुषों के भी हैं, बुजुर्गों के भी हैं, पिछड़ों के भी हैं, अगड़ों के भी हैं। ऐसे खूब से बयान हैं। नीतीश कुमार ये नाम और दूसरा मोदी नीतीश की जोड़ी, ये चर्चा हर जबान पर थी। फिर भी अगर कोई नतीजों को अप्रत्याशित, अविश्वसनीय कह रहा है तो फिर इनका कोई इलाज नहीं है। तो आपने ईमानदारी से बिहार को समझने की कोशिश नहीं की, उसकी नब्ज को टटोलने की कोशिश नहीं की। उसके बाद भी अगर कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं को नतीजों पर शक है तो उन्हें अपनी ही पार्टी के बिहार के नेताओं को सुन लेना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं कि हार की वजह टिकटों का गलत वितरण है। कांग्रेस के पूर्व सांसद निखिल कुमार कह रहे हैं कि कांग्रेस के संगठन चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। कांग्रेस के मौजूदा सांसद तारिक अनवर सीट बंटवारे और फ्रेंडली फाइट पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। और ये सब एक के बाद आप पढ़ते चले जाइए। मुमताज पटेल, अहमद पटेल की बेटी हैं। अहमद पटेल जो मजबूत पिलर हुआ करते थे कांग्रेस का। इन सब के बावजूद अगर कांग्रेस के दिल्ली में बैठे नेताओं को लगता है कि दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली है, तो जनाब आप लोगों के लिए मिर्जा गालिब ने लिखा हुआ है कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग से आपकी शिकायत वाजिब होती तो आप उसे सही तरीके से उठाते, और अगर कोई वो स्टेप भूल गया है कि कैसे उठाया जाता है, क्या प्रोसीजर है, तो हम है ना यहाँ पर याद दिला देते हैं आपको। चुनाव की शुरुआत होती है वोटर लिस्ट तैयार करने के साथ, है ना। बिहार के मामले में यह प्रक्रिया एसआईआर से शुरू होती है, इंटेंसिव रिवीजन से। 1 अगस्त को बिहार में वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी किया जाता है। सभी दलों के साथ आम वोटर्स से भी कहा जाता है कि इसे चेक कर लें। अगले 1 महीने यानी 31 अगस्त तक कोई नाम जोड़ना हो या किसी का नाम हटाना हो या किसी के नाम हटने से आपत्ति हो तो फौरन हटवा ले या जुड़वा ले। 1 महीने का वक्त है। इस 1 महीने की प्रक्रिया में एसआईआर पर हाय तौबा मचाने वाले विपक्ष ने सिर्फ 128 नाम जोड़ने या हटाने के लिए चुनाव आयोग को आवेदन किया, सिर्फ 128। और कांग्रेस जो चुनाव आयोग पर सबसे तीखा हमला कर रही है, उसने कोई नया नाम जोड़ने या हटाने का आवेदन, छोड़ दीजिए एक शिकायत तक दर्ज नहीं की। अब अगला स्टेप, वोटरों को चेक करने का दूसरा स्टेप होता है बूथ। हर बूथ पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत प्रत्याशियों को अपना पोलिंग एजेंट नियुक्त करने का अधिकार होता है। उन पोलिंग एजेंट को रूल नंबर 49A यह हक देता है कि वो किसी भी वोटर पर संदेह होने पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के सामने उसकी पहचान को चैलेंज कर सकते हैं। और उस हालत में प्रिसाइडिंग ऑफिसर पोलिंग एजेंट को एक रिसीविंग पर्ची देता है ताकि रिकॉर्ड में ये रहे और उसी वक्त पूरी जांच की जाती है। इसके बाद अगले स्टेप पर आइए। जैसे ही वोटिंग खत्म होती है, पोलिंग एजेंट के सामने प्रिसाइडिंग ऑफिसर 17C फॉर्म ये लेकर बैठी हुई हूं मैं। 17C फॉर्म भरता है और इस फॉर्म पर ईवीएम, वोटर्स की संख्या से लेकर पोलिंग स्टेशन की हर जानकारी लिखी जाती है। एक कॉपी हर पार्टी के पोलिंग एजेंट को मिलती है, ओरिजिनल कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर के पास जमा की जाती है और इस फॉर्म से मिलान के बाद ही काउंटिंग वाले दिन ईवीएम को खोला जाता है, वो भी प्रत्याशियों के काउंटिंग एजेंट के सामने। अगर काउंटिंग एजेंट को लगता है कि सीलबंद ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ हुई है तो उसी वक्त रिटर्निंग ऑफिसर के सामने वो आपत्ति दर्ज करा सकता है और उसके लिए भी आरओ को एक पर्ची दी जाती है। यानी हर एक स्टेप पर प्रत्याशियों के सामने पूरी पारदर्शिता बरती जाती है। हर स्टेप पर प्रत्याशियों या पार्टियों के पास आपत्ति दर्ज करवाने का मौका होता है। और आज जब बिहार में वोटिंग खत्म हो चुकी है, तब भी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951 के तहत रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आने के 45 दिन के अंदर काउंटिंग और वोटिंग के दौरान की फुटेज
शिकायत दर्ज करवाकर देखी जा सकती कि आपको शक है, आप देखिए 45 दिन। अब ऐसी कितनी शिकायत अभी तक दर्ज करवाई गई है, ये उन पार्टियों को बताना चाहिए देश के सामने आकर जिन्हें नतीजों पर संदेह है। लेकिन उसके पहले जिद ऐसी कि समस्तीपुर वीवीपैट की पर्चियों की तस्वीर सामने आई तो कहा जाने लगा ये देखिए धांधली हुई। वैसे तो चुनाव आयोग ने बता दिया कि वो मॉक पोल की पर्चियां थी, हालांकि उसे भी खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, यह गलती है चुनाव आयोग की। लिहाजा 2 जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई भी हुई, होनी भी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर उन पर्चियों पर संदेह था तो वो किस बूथ की थी? किसी पार्टी का कोई पोलिंग या काउंटिंग एजेंट उस पर ऑफिशियल शिकायत करने के लिए क्यों नहीं पहुंचा? और सवाल तो यह भी है कि क्या कांग्रेस, क्या आरजेडी, उनके रणनीतिकार खुद को बचाने के लिए कहीं अपने नेताओं के सामने ही तो ये भ्रम नहीं पैदा कर रहे हैं? क्योंकि आरजेडी के रणनीतिकार के खिलाफ तो नतीजों के 24 घंटे के भीतर हमला शुरू हो गया है। पहले अब्दुल बारी सिद्दीकी तेजस्वी को नसीहत देते हैं कि बिहार के नेताओं से हार की समीक्षा करो। अब तेजस्वी की बहन और लालू यादव की अपनी बेटी, जिन्होंने लालू यादव को अपनी किडनी दी है, रोहिणी आचार्य, सोशल मीडिया पर लिख रही हैं क्या? कोट अनकोट, मैं राजनीति और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। यह मुझसे संजय यादव और रमीज ने करने के लिए कहा है, मैं सारे इल्जाम अपने सर पर लेती हूं। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं और आज की तारीख में तेजस्वी के सबसे करीबी रणनीतिकार हैं और आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं। आरजेडी के अंदर अब इन्हीं बाहरी तत्व के नाम से इनको पुकारा जा रहा है। तेज प्रताप यादव ने भी संजय यादव को ही परिवार तोड़ने की वजह बताया था और उन्हें जयचंद कह दिया था। यानी चुनावी हार के बाद बहनों और सिर फुटअव्वल का एक नया दौर जो है भाइयों के बीच में शुरू हो गया। इसीलिए आज गूंज में बड़ा सवाल है, क्या विपक्षी दलों के बहानों पर अपनों को भरोसा नहीं रहा है? क्या कांग्रेस और आरजेडी के रणनीतिकार अपने नेताओं को गलत खबर दे रहे हैं? क्या आरजेडी बिहार में ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गई? मैं शुरू कर रही हूं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका तारुफ करवा देती हूं मैं आपसे जल्दी से। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के शर्मा जी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। और इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक शुभ्रास्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश केसिंग साहब, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है प्रतीक कुमार इस वक्त आपको स्टूडियो में दिखाई दे रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वारिस भाई मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आपकी और हमारी ये बातचीत हुई है कि आपको जल्दी निकलना है। उससे पहले कुछ सवालों का जवाब, क्या चुनाव आयोग धांधली कर रहा है? वारिस भाई। देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से तमाम सीमांचल की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमको इतनी भारी वोटों से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, दुआओं से नवाजा। हमारे 5 विधायक चुन के बिहार असेंबली में गए। ये डेवलपमेंट, विकास, हिस्सेदारी की जीत है और बिहार सीमांचल के आवाम ने ओवैसी साहब को अपना नेता माना है, डेवलपमेंट के साथ जाने की ठान ली है। अब सुनिए, बात ये है कि हमारा एक जो कैंडिडेट था आदिल हसन, 80,000 वोट लिया बलरामपुर में, 389 वोट से वो हार गया। अब सवाल पूछिए विपक्ष से या किसी से भी कि कौन जिम्मेदार है ये वोट काटने का उसका, जिस इंसान ने 389 वोट लेके हमारे आदिल हसन को हरा दिया। अब वो किस पे इल्जाम लगाएंगे? ऐसा कितनी सीटों के ऊपर हमारे वोट काटे गए हैं रूबिका जी? किसने काटे हमारे वोट? कौन रोक रहा था डेवलपमेंट को? कौन नहीं चाह रहा था कि हिस्सेदारी मिले मुसलमानों को? कौन नहीं चाह रहा था कि सीमांचल के अंदर विकास हो? कौन नहीं चाह रहा था कि वहां पर भी अच्छी अस्पताल, अच्छे स्कूल बने? सवाल उनको करना चाहिए। दूसरी बात, एक और भी थे अशख्स पप्पू यादव, उन्होंने कहा था कि अगर अख्तर ईमान अमोर से जीत जाएंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, पप्पू यादव आपका इस्तीफा कहाँ है? अख्तर ईमान तो 40,000 वोट से जीत गए, आप जिसकी बैटिंग कर रहे थे ना कांग्रेस वाला, तीसरे पोजीशन पे गए, इस्तीफा दो। तो रूबिका जी काफी सारी बातें। वारिस भाई आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आज तक आपकी पार्टी को ये तमगा दिया जाता था कि आप लोग वोट कटुआ हैं, अब आप कह रहे हैं कि इन्होंने आपका वोट काट दिया? हाँ देखिए ना, अरे हम बोलते थे इसीलिए के साथ में ले लीजिए महागठबंधन को, रिक्वेस्ट किया, उनके घर गए, ढोल बाजा ताशा लेके गए, बोला तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, वरना फट जाएगा तेरा MY समीकरण का झूठा पोल।
खुल गया ना। 6 सीट मांगी थी हमने ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो, बीजेपी एनडीए को हराया जाए, नहीं दिया हमको। हम लड़े, 5 पे तो जीत गए, क्या फर्क पड़ा? हमारे तो पहले 5 थे, अभी 5 थे, बिंदास लड़ेंगे ये लोग। मगर इनका पर आप घमंड जीते, आपने एनडीए को जितवा और दिया तेजस्वी ना। ने जो कहा था भाई आप नहीं चुनाव लड़ते ना, जिताया? मुसलमानों की जिताया? मोहब्बत में प्रियंका भारती की पार्टी को आप लड़ने देते? हाँ, हम लड़ेंगे ही नहीं चुनाव जैसा, बस हम लड़े तो ही ये हारे, हम खाना खाए तो ही ये हारेंगे, हम पानी पिएंगे तो ही हारेंगे, सारा हार का ठिकरा हमारे सर पे फोड़ेंगे, मगर खुद के अंदर इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कि हार की वजह ये लोग हैं। अरे आप 2% मल्ला को बनाने की बात करोगे उप मुख्यमंत्री, 14% यादव को बनाने की बात करोगे मुख्यमंत्री, 19% वालों को आप साइड में दरकिनार कर दोगे तो क्या जनता आपको सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी? तेजस्वी असद ओवैसी साहब को बोल देगा एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, वो बोल के, क्योंकि मुसलमान है, दाढ़ी टोपी वाला है, पूरे मुसलमानों को गाली बकदोगे आप। नहीं तो उसमें आपने ज्यादा खेल नहीं किया, मुसलमानों को गाली, आप लोगों ने ज्यादा शोर शराबा किया नहीं। मैं कह रही हूँ अगर ये चरमपंथी और ये एक्सट्रीमिस्ट जो है वारिस पठान साहब, वो के शर्मा ने बोल दिया होता या फिर शुभरास्ता ने बोल दिया होता तो आप लोग सब जुलूस निकल जाते। ये तो कांग्रेस और आरजेडी को मुझे लगता है हक है, अभी भी निकाला जुलूस। ये इन दोनों को हक है कि आप लोगों को एक्सट्रीमिस्ट बुला सकते हैं, मुसलमानों को एक्सट्रीमिस्ट बुला सकते हैं। वो नहीं, जुलूस निकाल दिया सीमांचल की आवाम ने ना। आप तो सही बोल रहे हो, उन्होंने बोला मुसलमानों को गाली दी, माफी भी नहीं मांगा, उनका जुलूस तो निकल गया, सीमांचल की आवाम ने दे दिया तमाचा जोरदार मुंह पे। एक शायर आया था, हमको गाली बक रहे थे, उसको गाली के साथ गाली का जवाब मिल गया ना। जितने आए हमको गाली बकने वाले, बी टीम, डी टीम, सी टीम, सबको सीमांचल की आवाम ने करारा जवाब दिया। मैं पहले बोला था रूबिका जी, आसमान पे थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पर गिरता है, करारा जवाब मिलेगा, और मिला जवाब। अच्छा, करारा जवाब मिला, पर मुझे बताइए ये चुनाव आयोग ने वोट चोरी आप लोगों के साथ क्यों नहीं की? विकास के साथ, ये आप लोगों के साथ वोट चोरी क्यों नहीं की? अरे देखिए, ये सारी चीजें ये लोग बोलते हैं, बोलते रहेंगे। मैं तो चाह रहा हूं कि फिलहाल आत्मसमीक्षण करो, लालू जी के फैमिली के अंदर जो फूट फाट पड़ रही है उसके बारे में विचार करो। उनकी बेटी ने बोल दिया, अभी इतना बड़ा स्टेटमेंट में देख रहा था कि मुझे परिवार से छोड़ गई है, तेज प्रताप छोड़ दिया, तेजस्वी अलग हो गए। अरे क्या हो रहा है, इनको समीक्षण कर। अब इसके भी जवाबदारी लोग बोलेंगे ओवैसी साहब थे, देख लेना, इसको भी जवाबदारी ठहराएंगे एमआईएम को ये लोग हर चीज पे। अरे इसलिए बोला था कभी नहीं चिल्लाना, पप्पा पप्पा मेरी चॉकलेट छीन ली, मम्मी मम्मी मेरा दूध का गिलास छीन लिया, पहले ही वार्न किया था, पूरा गेम चेंज कर देंगे। साथ में नहीं आए, हो गया चेंज। हम जहां लड़े हम जीते, हमको खुशी है, लेकिन हमारे ऊपर अब इनको कोई अधिकार नहीं है कि ठिकरा फोड़े। खुद का समीक्षण करो। हमने बोला था इनमें ताकत नहीं है बीजेपी को हराने की, इनके पास वही नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, इनके पास एक ही स्ट्रेटेजी है। बस अब एक आखिरी सवाल वारिस भाई, मुझे पता है आपको जाना है, फिर मैं डिबेट ओपन करूंगी। सुनिए आज आपका दिन है तो इसीलिए आप ये सारी बातें बोलेंगे। आप पर क्यों ना ये आरोप लगाया जाए और आप पर क्यों ना ये शक जाहिर हो कि 2 लोग जीते, एनडीए और आप, है ना? पूर्णिया जिले में तो यही हुआ है। या तो एनडीए बम्पर वोट लेकर चली गई, या आप पूर्णिया में कितनी सीटें लेकर चले गए? आप 2 आप और 5 एनडीए। तो क्यों ना कहा जाए कि आप बी टीम है? रूबिका जी, हम तो बताओ कौन सी सीट के ऊपर हमारी वजह से एनडीए को नुकसान पड़ा या महागठबंधन को नुकसान पड़ा? हमारे, अरे इनकी वजह से हमको नुकसान पड़ गया। ठाकुरगंज जीत रहे थे, 6000 वोट लेके हरा दिया। आदिल हसन जीत रहा था 389 वोट लेके, उसको हरा दिया। 2 सीट तो हमारी इनकी वजह से चले गई। किसका नुकसान हो? और जो हमको छोड़ के गए थे आरजेडी के अंदर, क्या आता पता ठिकाना नहीं है। वो जो जिसको टिकट दिया आरजेडी ने, 4थे नंबर पे आया रूबिका जी, 4थे पे। हम तो वहां पे भी जीते, और 2 को तो आरजेडी ने अपना काम बनता भाड़ में जाए बाद में जनता करके फेंक दिया। टिकट भी नहीं दिया 2 को, तो वो तो ना धोबी के कुत्ते बन गए, ना घर के रहे ना घाट के रहे। इसीलिए बोला था अपनों को जो ठुकराएगा गैरों की ठोकरें खाएगा। मुझे उनके प्रवक्ताओं से कोई बैर नहीं है, वो अपना काम करते रहेंगे, मगर इनकी पार्टी ने जो कुछ किया उसका भुगतान उन्होंने भुगता। पब्लिक ने जवाब दिया। एक बड़ी बात है, पब्लिक ने जवाब दिया। आप कह रहे हैं वोट चोरी वगैरह ये सब सिर्फ और सिर्फ आत्ममंथन, जनता की पुकार थी कि और चिंतन करने की जरूरत है। ठीक है वारिस भाई, अब आज तो आपसे 1-on-1 हो गया, लेकिन आगे आप डिबेट में नहीं रहेंगे तो आनंद नहीं आएगा। इनफैक्ट शी हैज गॉन, शुभरास्ता। मतलब सोचिए आप यहां बैठकर, मैं तो चाह रही थी कि वो बात करे, मेरे पति को ले आई, मेरे पिता को भी ले आती, मैं तो सब पर डिस्कस कर लूंगी, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप रोहिणी जी पर डिस्कस मत कीजिए, ये पारिवारिक मसला है।
पारिवारिक मसला तो ये भी होना चाहिए था ना कि जब तेज प्रताप जी ने महुआ से चुनाव लड़ने का फैसला लिया, ये भी पारिवारिक मसला होता, ये लोग गठबंधन कर लेते। प्रॉब्लम ये है कि आज ये बहुत खुले तौर पर कह रही हूं, तेजस्वी यादव की कोई औकात नहीं होती बिहार में अगर वो लालू प्रसाद के बेटे नहीं होते। और ये बात करते हैं कि हम बिना परिवार के राजनीति डिस्कस करेंगे। किस इशू पे डिस्कस किया जाए इनके साथ? जब हमारे माइग्रेंट्स जिनको लेकर के ये पलायनवादी माइग्रेशन का मुद्दा डिस्कस कर रहे हैं, आपने देखा किसी भी ऐसे लोगों के साथ जो कि ट्रेनों में भर भर कर आ रहे थे, क्या आपने देखा कि राजद का एक भी नेता खड़ा हो उनको रिसीव करने के लिए और वोटिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए? बकवास करते हैं कि ये पलायन का मुद्दा बनाते हैं। और ये किससे पलायन की बात कर रहे हैं? ऐसे कितने लोगों से इन्होंने जाकर पूछा कि बिहार से पलायन क्यों हुआ, मैं क्यों दिल्ली आई पढ़ाई करने के लिए? ये पूछा कभी तेजस्वी यादव ने? आज तक एस्पिरेशनल वोटर्स की बात किसने की बिहार में? पूरा चुनाव खत्म हो गया, बड़े बड़े पार्टी प्रवक्ता आए, बड़े बड़े नए नए लीडर्स आए, सीधे धता बता दिया ये करके कि भाई एस्पिरेशनल बिहारीज हमारे एजेंडे का पार्ट नहीं हो सकते। और आज इनकी हिम्मत होती है कि ये मीडिया में बैठ करके किसी एक एंकर को गाली देकर चले जाएं कि आप झूठी हैं। शर्म आनी चाहिए राजद को उनके प्रवक्ताओं पर। और मैं एक और बात जोड़ दूं रूबिका जी, बाकी जो रिजल्ट जो हुआ उस पर तो मीमांसा होती रहेगी, लोग लिखते रहेंगे, मैं भी लगातार लिख रही हूं, लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्टता से कहना चाहती हूं, जिस जंगल राज को लेकर हम लोगों के मन में आज तक खौफ है कि अगर लालू प्रसाद यादव के फैमिली का कोई भी लीडर, चाहे वो मीसा भारती हो, चाहे वो रोहिणी आचार्य ही क्यों ना हो, वो आ जाएंगे तो जंगल राज कैसा होगा, प्रियंका भारती और कंचना यादव जैसी प्रवक्ताओं ने एंश्योर किया है कि उसकी एक झलक हमें टेलीविजन पर पूरे डिजिटल स्पेस में ताउम्र दिखती रहेगी। इन जैसे लोगों को कभी लेजिटिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। इसी पार्टी में शक्ति यादव भी है ना, इसी पार्टी में मृत्युंजय तिवारी है, इसी पार्टी में मनोज झा जी है, इसी पार्टी में शक्ति यादव है। आप कभी देखती हैं कभी इन्होंने सीमाएं क्रॉस की हैं? सबसे ज्यादा बाबा साहेब मेरे साथ हमेशा बैठे हैं, का नाम लेकर कभी इस तरीके की डिबेट नहीं की लगा है। करके गुंडाई करने वाली लड़कियां हैं ये। पर मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात पर वो नाराज होकर चली गई हैं। नाराज तो हमको यहाँ बैठकर होना चाहिए था, जिस तरीके के आक्षेप वो लगा रही थी ना। ये अरे मैं थोड़ी रोहिणी आचार्य हूँ, मैं थोड़ी रोहिणी आचार्य के दिमाग में घुसी हूँ सतीश के सिंह साहब कि आकर ये ट्वीट कर दो। हाँ, ये बात सही है कि लालू परिवार में दिक्कतें तो हैं और बहुत पहले से हैं, और आज लाजमी है कि उसकी चर्चा भी होनी चाहिए। क्या इसी वजह से तो महागठबंधन ये चुनाव लड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ी? तो एक पक्ष तो ये है कि लालू परिवार में खटपट है, एक बेटा अलग चले गए, निकाल दिए गए, ये सब कहानी तो बहुत दिन से चल रही है। और हमको तेजस्वी यादव के बॉडी लैंग्वेज से भी लगता है कुछ थके हुए से, कुछ वजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हमको कभी वो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज में नहीं दिखे। लेकिन एक बात मैं रूबिका जी बहुत ही जहन से कहना चाहता हूँ, वो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बिहार का चुनाव हुआ है, सौराष्ट्र जी जो कहें कि 20 साल में तो लगता है पलायन तो लालू राज से ज़्यादा ही पलायन हो गया, इसकी वो चर्चा नहीं करेंगी, लेकिन ये सच्चाई है। आज ही मैं पढ़ के भी आया हूँ पूरा डिटेल। एक मिनट रुक जाइए, आप मत करिए बदतमीजी, रुक जाइए, बोल रहा है कोई तो बोलने दीजिए। दूसरी बात कि ये ऐतिहासिक चुनाव है, अप्रत्याशित चुनाव है कि बीच चुनावों के बीच में ये 35,000 करोड़ रुपए का चुनाव हुआ। ये हमारे प्रजातंत्र के लिए, आगे के चुनावों के लिए, सरकारों की जवाबदेही के लिए ये बिल्कुल गलत है। 35,000 करोड़। इस पर टाइमिंग पर सर डिस्कशन हो सकता है, क्यों नहीं? यही तो डिस्कस होना चाहिए। इस पर डिस्कशन हो सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। और सारी सरकारों से इस पर डिस्कशन हो नहीं, वो पहले करते थे, ये तो बीच में। मैं आपको बताऊं, मुझे एक व्यक्ति ने औरंगाबाद से कहा कि उनका वृद्धा पेंशन कल वोटिंग होने वाला, आपने कहा था कि 2015 रिपीट होगा। क्या आपने कहा था ना 2015 रिपीट होगा? देखिए आपने तो आप कौन सी बात नहीं पढ़ पाए, मुझे ये बताइए सतीश के सिंह साहब। देखिए आप गलत बोल रही है, फिर आप झूठ बोल रही है। मैं नहीं झूठ बोल रही हूँ। आप लोग कैसे मुझे झूठा साबित कर लेते हैं सर? आप एक पक्ष बोलती है, मैं क्या एक पक्ष बोल रही हूँ? मैं तो आपके सामने बोल रही हूँ, आपके पीठ पीछे बोल रही हूँ क्या? अरे आपने ये भी तो कहा कि नीतीश जी के फेवर में हो सकता है, ये भी तो कहा। मैंने कहा कि अगर होना है तो हो सकता है कि 2015 हो जाए, ये भी दोनों साथ कहा।
दोनों बातों को रखिए। क्या मैंने दोनों कभी- बातों को? देखिए, आपने ये कहा, नीतीश, wait for the आज results। नीतीश जी के नाम पर आपने ये पहले, कहा सतीश जी, आज नो, अरे तो मैं तो नहीं आपके सतीश जी। चैनल पर बहस करता रहा हाँ, कि बहस करते नीतीश का रहे। चेहरा घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं, वो अलग ये बात भ्रम है, बना के वो क्यों अलग रख बात रहे है। आपने मुझसे ये कहा था कि इस बार जो रिजल्ट्स आएंगे वो एकदम अलहदा रिजल्ट होंगे। वो तो आपने है, तो कहा अलहदा रिजल्ट तो 2015 है ही, होगा। तो आप मुझे अलहदा तो झूठा है क्यों ही, कह रहे हैं? अप्रत्याशित तो और आप मुझे विश्वसनीय झूठा क्यों कह रहे हैं? रिजल्ट तो है। 2015 का क्या रिजल्ट था बताइए, नहीं, क्या था अरे 2015 का रिजल्ट? भाई, वो मैंने कहा ये दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो सामाजिक न्याय की जीत होती है, या दूसरा ये है कि सामान्य तौर पर ये सबको पता था कि नीतीश जी के चेहरा पर इस बार कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और महागठबंधन आपस में उलझती हुई नजर आई। ये तो सबको क्लियर था, लेकिन इसी बात का डर था ना कि कहीं नीतीश और लालू मिल न जाए, क्या अंदर अंदर मिले हुए कि नहीं है। तो हम तो सारी बातें कर रहे थे ना, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है ना। अब तो ये लोग चुनाव नतीजे पर सवाल उठा रहे हैं, और उठाने वाले कुछ अपना लेके आएंगे। मैं क्या कहूं कि नहीं उठा रहे हैं? नहीं उठा रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए ना, मैं सर्टिफिकेट दे दूं कि गलत उठा रहे हैं। सर एक सेकंड, के शर्मा जी भी यहाँ पर हैं और यहाँ वकील साहब भी हैं। जल्दी से शुभ रास्ता 30 सेकंड में, और उसके बाद के शर्मा जी और वकील साहब आपका रुख कर रही है। जी 30 सेकंड्स। धन्यवाद रूबिका जी। सतीश सर का मैं सम्मान करती हूँ, बहुत वरिष्ठ हैं, मैंने कभी बदतमीजी का प्रयास नहीं किया, लेकिन मैं एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, अगर आज चुनाव ऐसे होते जिसमें कि जेडीयू को बहुत अच्छी सीटें मिली होती और भाजपा को थोड़ी कम सीटें मिली हुई होती, यही सतीश सर के शब्द बिल्कुल बदल गए होते। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये चुनाव अंततोगत्वा थैंक यू नीतीश का कैंपेन होकर रह गया। इनको दिक्कत नहीं थी उससे। अगर आरजेडी और नीतीश जी आज एक साथ होते तो यही सतीश के सिंह जी यहां बैठकर जस्टिफाई कर रहे होते, सर समाजवाद कम्स विथ एन एक्सपायरी डेट इन बिहार। 5 दशक हो गए। यहां पर के शर्मा जी बैठे, मैं उनसे बल्कि आग्रह करूंगी कि बिहार बीजेपी का या बिहार को लेकर के भाजपा का क्या विजन है, समाजवाद से ऊपर जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी भी इसमें कुछ ऐड कर पाएगी। मैं इस सवाल पर जरूर चाहती हूं कि चर्चा हो, क्योंकि पुराने समाजवादियों ने इस चीज को लेकर के जकड़ के रखा है कि बिहार में अर्थनीति पे, नई अर्थनीति पे कभी बात ही नहीं हो। पलायन पर क्यों नहीं बात करूंगी? मैं आपसे सहमत हूं। मैं तो खुद पलायन कर चुकी हूं वहां से। नहीं, आप सहमत हैं, लेकिन आपको प्रियंका भारती को जिस तरीके से बोला गया बड़ा कष्ट हुआ आपको। नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ। वो आज बहुत देखिए आप सुन लीजिए, अरे आप सच सुनना भी सुनिए, अरे सच सुन लीजिए, अरे वो असहज थी बेचारी, नई प्रवक्ता बनी है। अच्छा बेचारी हो गई करके तो भागी जाएगी। नहीं क्या बेचारी नहीं, ये आपको ये बेचारगी बाकी महिलाओं पर क्यों नहीं दिखती है? नहीं क्यों नहीं दिखती है? नहीं क्या बेचारगी आपको वहां पर दिख रही है? नहीं असहज थी वो यहाँ पर अटरम शटरम बातें जब हम पर कर रही थी, हम तो बेचारी नहीं दिखती है। अरे नहीं, आपको भी उनको नहीं उठाना चाहिए था आपका सवाल। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, आप और क्या सुनना? नहीं वो बेचारी क्या मतलब बेचारी? आपको बड़ा बेचारे दिख जाते हैं दूसरे पक्ष वाले, और हम लोग सब आपको सींग वाले के डायन दिखाई देती है। कौन कहां से क्या बातें कर रहे हैं सबको पता है। पढ़ी लिखी है, कोई यहाँ पे डॉक्टरेट तो क्या पिछड़े समाज से गलत करेगी तो गलत नहीं बोलेगी। पिछड़े समाज वाला क्या है? हाँ पिछड़े समाज, हर औरत का अपना स्ट्रगल होता है। मैं भी एक मुस्लिम समाज से निकल कर आई हूँ, तो रोती रहूं यहाँ बैठकर कि मैं मुस्लिम समाज से निकल कर आई हूँ, बुर्के में औरतें रहती हैं, मैं उन सारी बंदिशों को तोड़ के आई हूँ, मैं बेचारी, मैं अबला, ये कब तक करते रहेंगे? मैं भी निकल कर आई हूँ मुस्लिम समाज से, तो क्या करूं सर? नहीं, अब आप इतना बोल रहे तो बोलिएगा। अब मेरे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे, मेरे परिवार में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस मसले को लेकर बहुत ज्यादा पेचीदा है, बहुत ज्यादा पेचीदा। बिल्कुल है, इसमें क्या शक है? यहाँ पर रोती रहूं इस बात को लेकर। अब तो आप सबरांत मुस्लिम हो गई ना? नहीं, सबरांत मुस्लिम मैं अपनी वजह से हुई हूँ ना, मेरे माँ बाप की वजह से हुई हूँ। हुई है तो अच्छा है, तारीफें माने मेरी जमात की वजह से तो नहीं हुई ना सर। अरे भाई आप हुई है इसके तो हम लोग प्रियंका भारती जो सबरांत हुई है वो किसकी वजह से? नहीं, वो बेचारी अभी सबरांत नहीं हुई है। अच्छा, ये कैसे पता? लेकिन वो गलत भागी, उसको नहीं भागना चाहिए था, ये मैं बोल रहा हूँ। और जिस तरह से बोला आप लोग उनको इतना प्री कंसीव नोशन के साथ जजमेंटल हो रही हैं, तो आप जजमेंटल हैं और सही कह रही हैं। वो आपको जजमेंटल होना है तो हो जाइए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। के शर्मा जी, every time making it personal is something which I really don't like, sir. Yes. के शर्मा जी, मतलब पूरा मामला अब जो था इलेक्शन से चुनाव आयोग पर आया, इलेक्शन रिजल्ट से चुनाव आयोग से फिर परिवार पर आया, और अब ये पूरा मामला रह गया है तू मैं। कुल मिलाकर मसला ये है कि आपको ये जो जीत मिली है 2010 जैसी है, लेकिन 202 आप लाए हैं और 35 वो लाए हैं, ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं।
ना कांग्रेस और ना ही आरजेडी। तेजस्वी बाबू तो आए ही नहीं है मीडिया के सामने। देखिए रूबिका जी, ये स्वीकार करें या न करें, लेकिन ये तो सत्य है और जनता का जनादेश है, और इतना बड़ा जनादेश जो जनता ने दिया है उसको हम तो सिर माथे से लेते हैं। यदि उस जनादेश का अपमान करना यदि आरजेडी और कांग्रेस का काम है तो करें। मैं आज के सतीश सिंह जी पर कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बेचारे वैसे ही थके बांधे हैं, सारे चैनलों में बैठकर कांग्रेस का स्तुति गान करते रहे ये पूरे 2-2.5 महीने। तो मैं अब इन पे कुछ बड़ी बात तो आप नहीं अगर ऐसा बोल रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं। आप तो विश्लेषण करें। सुनिए मेरी एक मिनट शांति रखिए सर, आप बीच में न बोले। अच्छा, आप बीच में बोले, आप जाकर बोले। स्तुति गान करने वालों को नहीं बोलना चाहिए। एक सेकंड बोलने दीजिए ना। 27 मिनट्स, आफ्टर 27 मिनट्स आप जो है आप हर चैनल पे बैठ के कांग्रेस की स्तुति गान ही करते रहे, और आज भी आप ये कह रहे हैं कि सामाजिक न्याय की यदि जीत हो जाती, सामाजिक न्याय की, ये भी आप जो है आप उनको पुरस्कृत कर रहे हैं तेजस्वी यादव को। वो सामाजिक न्याय के कितने बड़े पुरोधा हैं। इसलिए सुनिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और आप बैठ के चैनलों के अंदर पे आपको अपने पड़ोसी का वोट नहीं पता है, लेकिन आप बिहार का वोट बताते हैं। आपको अपने पड़ोसी का वोट नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है। देखिए, आप ऐसे बात करिएगा तो हमको आता है बोलने के लिए, मैं इसमें नहीं पढ़ता। आपको भी पता नहीं है वोट, हमको पता है। चलिए अरे हमारे परिवार से तो 2-2 जीत के ऐसे आगे हैं। राजनीतिक विश्लेषक नहीं पता होगा। हमने एनडीए पूरा से देश 2-2 आपको जीत के आगे दर्शक हमारे देख रहे परिवार हैं, से। 2-2.5 महीने से देख रहे हैं। अब मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह हार माने या न माने रूबिका जी, यही कमी कांग्रेस पार्टी की रही है। वो आज तक 11 सालों में अपने हार को स्वीकार नहीं कर पाई। यदि वो हार को स्वीकार करती तो शायद आज भी इस निर्णय पर नहीं जाती। जब आज सुबह आत्ममंथन हुआ तो शायद इस बात पर चर्चा करते कि क्या कमियां रह गई। लेकिन अजय माकन और खड़गे जी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा हूं तो वो कहते हैं कि हम जो है कार्ड अभी हम डिटेल निकाल रहे हैं, हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, SIR और चुनाव आयोग। अरे जनाब, आपने जमीन पर काम नहीं किया। आपने छठ पे जो है छठ मैया को जिस तरह की टिप्पणी की, आप प्रधानमंत्री जी की माता जी पर अनर्गल आरोप लगाए, गाली बका आपने चुनाव आयोग पर जितनी टिप्पणियां की, आपने नीतीश जी का अपमान किया। और यहाँ पर यही के साथ साथ मैं हार और जीत के कोई एक कारण नहीं मानता रूबिका जी, मैं ये मानता हूँ कई कारण होते हैं, इसलिए कई कारण आपने भी शुरू में सुना है। और ये भी आपको एक जिक्र करूंगा, क्योंकि अभी एक आपने प्रवक्ता का जिक्र किया। ये 2 प्रवक्ताएं आरजेडी के ऐसे लाए गए जो लगातार सभी जातियों का अपमान करते रहे और सबका अपमान किया, और अपना ही रील बना के इनकी वजह से हुआ है। जो आज सोशल मीडिया की स्थिति आप जानते हैं। फिर तो मैं ये जनता को जो जवाब देना था सर वो दे दिया है। एक सेकंड, मैं कोई कारण नहीं, मैं 100 कारणों में एक कारण बता रहा हूँ। ओके के शर्मा जी, एक सेकंड, मैं तो आपको मैं समझ लेकिन एक बड़ा सवाल प्रतीक जी से यहाँ पर। प्रतीक जी, ये सारी चीजें तो एक तरफ है, आप तो वकील हैं, पूरा मामला आ जाता है चुनाव आयोग की गड़बड़ी पर, गड़बड़ झाले पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं। माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि ये 202 इसलिए आए हैं क्योंकि खेल हुआ है चुनाव आयोग की तरफ से। देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग की निष्पक्षता का सवाल है, मेरा मानना ये है कि ये वोट चोरी का जो एजेंडा लेकर के कांग्रेस पार्टी चली है, वो पहले से ही ये जानते थे कि चुनाव के परिणाम किस तरफ जाने वाले हैं, और जानबूझकर उन्होंने एक ऐसा एजेंडा लिया जिसके बाद परिणामों के आने के बाद वो ये कह सकें कि देखिए अंपायर जो है निष्पक्ष नहीं था और चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ियां की इसलिए हम हारे। और ये बात बिहार में पहली बार नहीं हो रही है, ये हमने पहले लोकसभा में भी देखा है। ये जहाँ जहाँ कांग्रेस पार्टी हार रही है वहाँ वहाँ ये कहते हैं कि गड़बड़ी होती है। अगर इनका एक भी विधायक जीतता है तो वो कौन सी गड़बड़ी है जिसके अंदर उनका विधायक जीत जाता है? पॉइंट। और अगर गड़बड़ी करने वाले उनको इनाम के तौर पे 2-4 सीटें देते हैं तो क्या ये सिर्फ उन्हीं इनामों पर चलने वाले हैं? तो ये गड़बड़ी का जो एक एजेंडा बनाया जाता है, ये जानबूझकर एजेंडा बनाया जाता है ताकि हम चुनाव में हारे और उसके बाद चुनावों के ऊपर सवाल उठा सके। इन्हें पता है पहले से कि नतीजे किधर जाने। मैं आपको कुछ और डिबेट्स में अभी से, आज तो आप जानते हैं कि ये डिबेट कैसे पूरी की पूरी तरह से डिरेल हो गई। किसी मसले पर बात करने आए थे और किसी और मसले पर चली गई। मेरे मियाँ भी आ गए,
उनकी माता भी आ गई, उनकी धर्मपत्नी भी आ गई, दुनिया जहान के पारिवारिक रिश्ते यहाँ पर, सिर्फ इसलिए क्योंकि रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, उस पर जो है आरजेडी की प्रवक्ता को बोलना नहीं था। हम कह रहे नहीं बोलना, आप बोल दीजिए नहीं बोलना, हम आगे बढ़ जाएंगे, बात खत्म करेंगे। लेकिन अपनी गलती की बजाय दूसरों की गलती ढूंढना, इस वक्त यही होता हुआ क्या नहीं दिख रहा है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।